हेलो सुनीता जी, वेरी गुड मॉर्निंग। गोल्डी जी, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो आप लोगों को तो टॉपिक दे दिया गया है, देख भी लिया होगा। तो बेसिकली सबसे पहले तो सवाल ये है कि लास्ट वाला जो टॉपिक है हमारा, यानी प्रीवियस टॉपिक, उस टॉपिक से अगर किसी तरह का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे अपने टाइम पे। वेरी गुड मॉर्निंग डियर कविता। बच्चों को जुड़ जाने देते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। चलिए, हेलो अजय। लास्ट टॉपिक में हमने एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम देखा था। महेश यादव जी, राम राम। लास्ट टॉपिक के अंदर हम लोगों ने एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम देखा था, जिसमें तीन चीजें के बारे में बात की थी: फूड चेन, फूड वेब एंड जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स। और उसमें भी फिर हम लोगों ने तीन बात की थी: पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास और एनर्जी। जैन साहब, जैन। आज जो टॉपिक है हमारा वो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि यहाँ पर जब इकोसिस्टम की बात करेंगे तो दो तरह के इकोसिस्टम हमें देखने को मिल रही थी, जो हमने कल भी पढ़ा था। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, यानी ऐसा इकोसिस्टम जो जमीन के ऊपर हो, और एक ऐसा सिस्टम जो पानी में हो, एक्वेटिक इकोसिस्टम। हमसे एग्जामिनर ने, अगर आपको सिलेबस आपने देखा होगा तो सिलेबस में बकायदा तीन तरह के इकोसिस्टम के साथ साथ एक्वेटिक इकोसिस्टम को जोड़ा हुआ। तो उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आएगा। उन्होंने क्या किया है, अब अगर मैं फर्दर टेरेस्ट्रियल सिस्टम को डिवाइड करूं तो टेरेस्ट्रियल सिस्टम फर्दर डिवाइड होता है किसके अंदर? फॉरेस्ट के अंदर। एक इकोसिस्टम जो है, जो जमीन पे आपको देखने को मिलेगा, जो है फॉरेस्ट का इकोसिस्टम, यानी वनों का इकोसिस्टम। दूसरा इकोसिस्टम जो आपको देखने को मिलेगा वो है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, हाँ, जिसे हम लोग घास भूमि कहते हैं। और जो तीसरा इकोसिस्टम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो है डिजर्ट इकोसिस्टम, यानी ऐसे इकोसिस्टम जो मरुस्थल में मिलते हैं। मतलब मरुस्थल का भी अपना एक इकोसिस्टम होता है। तो अगर आप सिलेबस देखोगे तो उन्होंने फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट इकोसिस्टम के साथ साथ एक्वेटिक इकोसिस्टम दिया हुआ है। तो यानी उन्होंने ये ना नाम दे करके इनको तो अलग मेंशन किया हुआ है और इसको अलग मेंशन किया हुआ है। तो बेसिकली अगले जो दो तीन क्लासेस होंगी हमारी, वो इन्हीं इकोसिस्टम के ऊपर बेस्ड होंगे। जब आप लोग फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करते हैं तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम को हम लोगों ने तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर जो इकोसिस्टम मिलेगा, एक ऐसा इकोसिस्टम मिलेगा जहां पर जो पेड़ हैं वो हमेशा एवरग्रीन होने वाले हैं, जिसे हम लोग सदाहरित वन के नाम से भी जानते हैं। यानी साल भर इसके अंदर जो है वन मिलेंगे आपको। एक तो सबसे पहले पानी बहुत मिलेगा आपको, भरपूर पानी है यहाँ पे। ये समझ लीजिए कि डेली यहाँ पर हो सकता है बारिश हो रही हो। तो बारिश ज्यादा होगी तो साफ है कि हरियाली भी यहाँ ज्यादा होगी, क्योंकि इनको जो चाहिए वो भरपूर मात्रा में इनको मिल रही होती है। तो इसलिए एवरग्रीन फॉरेस्ट। दूसरा जो जाएंगे आप, वो कहेंगे डेजिडियस फॉरेस्ट के ऊपर। डेजिडियस फॉरेस्ट जिसे हम लोग पर्णपाती वन भी बोल देते हैं,
भारत में सबसे ज्यादा अधिकता अगर किसी वन की है तो वो इसी डेजिडियस वन की ही है, जिसे हम मानसून वन भी बोल देते हैं, मानसूनल फॉरेस्ट भी बोल देते हैं। और इन वनों की खासियत ये होती है कि जैसे ये सदाहरित होते हैं, ये सदाहरित नहीं होते। एक टाइम के बाद ये हो सकता है अपने पत्ते जो हैं वो छोड़ देते हैं, बसंत ऋतु वगैरह आती है तो ये अपने पत्ते जो हैं शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं। तो ये डेजिडियस फॉरेस्ट हो गए। और जो तीसरा फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेगा उसे हम कहते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट। कॉनिफेरस फॉरेस्ट के लिए आपको इंडिया में जाना पड़ेगा हिमालय क्षेत्र में, और पूरी दुनिया के हिसाब से जाना पड़ेगा ठंडे क्षेत्रों में। कॉनिफेरस जिसे आप लोग शंकुधारी वनों के नाम से भी जानते हैं, शंकुधारी। तो शंकुधारी क्यों कहते हैं? क्योंकि सर यहाँ जो पेड़ मिल रहे होते हैं वो ज्यादातर कॉनिकल शेप में मिलते हैं, कोन शेप में मिल रहे होते हैं, इसलिए इनको हम लोग शंकुधारी भी बोल देते हैं। तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर ये डियर जी, ये तीन टाइप्स हमें पढ़ने पड़ते हैं। जबकि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में जब आप जाओगे तो सवाना, यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग सवाना ग्रासलैंड, जो बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको मिलने वाला है। उसके बाद टेम्परेट ग्रासलैंड, और उसके बाद अल्पाइन। ये तीन तरह के जो ग्रासलैंड है आपको देखने को मिलेंगे। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड जो है उसमें बहुत फेमस है सवाना। जो टेम्परेट ग्रासलैंड है इसमें बहुत फेमस ग्रासलैंड्स हैं जिसको हम लोग स्टेपी भी बोल देते हैं, जो यूरोपियन रीजन्स में मिलते हैं। और अल्पाइन जो हैं इनको हम लोग मर्ग भी बोल देते हैं। ये जो मर्ग है, जैसे आपने बहुत फेमस मर्ग सुना होगा इंडिया के अंदर, सोनमर्ग, गुलमर्ग, जो जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मर्ग के अंदर जो है अल्पाइन वनस्पति मिलती है। बेसिकली अल्पाइन वनस्पति भी वैसी ही होती है जैसे कॉनिफेरस होती है, बस हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंस होता है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और आखिरी में डिजर्ट ग्रासलैंड है। डिजर्ट ग्रासलैंड दो तरीके से देखने को मिलेंगे। पहला डिजर्ट ग्रासलैंड जो होगा वो हॉट होगा, यानी गर्म ग्रासलैंड होगा, और सॉरी डिजर्ट होगा, और हो सकता है वो कोल्ड भी। तो हमारी जो आज की जो कहानी है वो सबसे पहले फॉरेस्ट इकोसिस्टम से स्टार्ट होने वाली है। हम इस इकोसिस्टम के ऊपर बात करेंगे जिसमें एवरग्रीन, डेजिडियस और कॉनिफेरस, इन तीन के बारे में बात करते हैं। श्वेता वर्मा जी, वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं ये आपको पूरी दुनिया में मिलेंगे कहाँ, पहले तो ये आप समझिएगा। टॉपिक है एवरग्रीन, सदाहरित। लेकिन यहाँ पर है ना एक शब्द पे फोकस कीजिएगा, एक्चुअली में ये ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं, यानी जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोल देते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल का मतलब होता है कि जो भूमध्य रेखा के आसपास क्षेत्र होते हैं हम उसकी बात कर रहे होते हैं। अब जैसे ज्योग्राफी में हम बात करें तो मैप बना लेते हैं एक बार वर्ल्ड का। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये आप लगभग एक वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं। ग्रासलैंड, यूरेशियन, संविधान यूरेशियन कौन से में आते हैं सर? यूरेशियन, यूरेशियन तो बेटा एक प्लेट है सर, थोड़ा स्क्रीन जूम करो, बारीक दिखता है। सुनीता जांगड़ा जी, वेरी गुड मॉर्निंग।
स्क्रीन को बड़ा करूं, स्क्रीन बड़ा नहीं होगा बच्चे, मार्कर बड़ा हो सकता है। पर मैं स्क्रीन पे देख लूं कि ये कितना दिख रहा है। आई थिंक ठीक है, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए बच्चे। इसको ऐसा करो, आपकी जो वीडियो चलती है उसका जो रेजोल्यूशन है, जब वीडियो स्टार्ट करते हैं वो रेजोल्यूशन पूछता है कितने रेजोल्यूशन में वीडियो स्टार्ट करनी है। तो आप अपने ना वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ा लो, उसे कम से कम 480 पिक्सल पे कर लो, 720 पे है तो सबसे बेस्ट है। अमेजन फॉरेस्ट भी तो सर बहुत बड़ा एग्जांपल है एवरग्रीन फॉरेस्ट का। अजय जी अभी तो मैंने बात खत्म की ही नहीं, अभी से पहले अगर आप अपने ही लेवल पे चीजें पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा, एक बार स्टार्ट तो होने दीजिए मेरे। गुड मॉर्निंग रितु। अब इक्वेटोरियल रीजन जो होता है उसको बीच से गुजारो। साउथ अमेरिका नीचे आ गया, साउथ अमेरिका थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। इस पर इसे आप लोग 0 डिग्री यानी इक्वेटर कहते हैं। बढ़ेंगे आगे सर, जब आप एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात करेंगे तो डेफिनेटली बात तो हम किसके कर रहे हैं, ट्रॉपिकल क्षेत्र की। ट्रॉपिकल क्षेत्र का मतलब होता है जो 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा के नजदीक वाले क्षेत्र होते हैं। अगर आप इंडिया की बात करोगे तो इंडिया भी बकायदा 23.5 डिग्री का जो रीजन होता है जिसे आप लोग कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा से नीचे का जो क्षेत्र है वो भूमध्य रेखा के नजदीक ही होता है। तो आप कह सकते हैं कि वहां पर भी आपको जो फॉरेस्ट हो सकते हैं वो एवरग्रीन फॉरेस्ट मिल सकते हैं। जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा जो एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं वो आपको कहाँ मिलेंगे और किस नाम से बेसिकली हम लोग उसे जान रहे होते हैं। तो सबसे पहले डियर जी हमें जाना पड़ेगा कहाँ पे, सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर आपको एक जंगल मिलेंगे। देखिए इक्वेटोरियल रीजन के बहुत नजदीक एक यहाँ पर मिलेंगे, एक यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, दूसरा भारत के पश्चिमी हिस्से में मिलने वाले हैं वेस्टर्न घाट में। उसके बाद जो अंडमान निकोबार क्षेत्र है वहां पर मिलने वाले हैं। जो भारत का जो नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है वहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलने वाले हैं। उसके बाद जो ये इंडोनेशिया मलेशिया वाले जो रीजन है जिसे आप साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर आपको सबसे ज्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलने देखने को आपको मिलेंगे। तो जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं आपको कहाँ 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 देखने को मिल रहे हैं सर, सबसे पहले ये जो फर्स्ट पार्ट है इसे हम लोग अमेजन रेन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। जो फर्स्ट फास्ट आपको देखने को मिल रहा है अमेजन रेन फॉरेस्ट या एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोल लो। अमेजन के बाद आप जाओगे तो सेकंड नंबर पे जो आपको अफ्रीका में देखने को मिल रहा है वो है कोंगो बेसिन। तो कोंगो बेसिन के अंदर भी जो पेड़ पौधे मिल रहे होते हैं यानी जो फॉरेस्ट है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ये समझ लीजिए अमेजन के बाद अगर दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट सिस्टम एवरग्रीन फॉरेस्ट सिस्टम की बात करोगे तो वो कोंगो है। और बहुत सारी अफ्रीका के फिल्मों में है ना, आपने देखा होगा बहुत सारी हरियाली दिख रही होगी, सोच के देखिए। कई फिल्में आपने हॉलीवुड की ऐसी देखी होंगी जो अफ्रीका में शूट की गई हैं लेकिन जंगल बहुत दिख रहे हैं आपको। तो वो जंगल बेसिकली कहाँ के दिख रहे हैं, तो बहुत हद तक चांस है कि वो कोंगो बेसिन के अंदर ही उसकी शूटिंग हुई हुई है। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो इंडिया के अंदर मैं अगर स्पेसिफिकली अगर इंडिया की बात करूं तो इंडिया में आपको जो वेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल रहे हैं वो आपको मिलेंगे वेस्टर्न घाट के अंदर, पश्चिमी घाट वहां पर मिलने वाले हैं। इसके बाद अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड्स है वहां पर मिलने वाले हैं। और उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है जहां ये असम सिक्किम वगैरह के जो राज्य होते हैं वो वाले हिस्से, तो इंडिया में इन 3 हिस्सों में एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलने वाले हैं। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये वाले जो रीजन है इसे हम लोग साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर इंडोनेशिया और मलेशिया वाले जो रीजन है बेसिकली वो आने वाले। उन रीजन के अंदर आपको जो फॉरेस्ट मिलने वाले हैं वो एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलने वाले। एक तो सबसे पहले हमारा रीजन समझ में आ गया कि किस क्षेत्र के अंदर आपको अमेजन सॉरी एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलने वाले। सबसे पहला आपका जो काम है
वो ये है कि किस रीजन के अंदर आपको अमेजन रेन फॉरेस्ट, सॉरी, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलने वाले हैं, उसका बकायदा आपको आइडिया होना चाहिए। वर्ल्ड मैप पे बकायदा ये कहां कहां आपको देखने को मिलेंगे वो आप देख लीजिए। जब आप स्पेसिफिकली इंडिया की बात करते हैं तो थोड़ा सा एक बार है ना सोच के देखो। सर जब मैं इंडिया की बात करूं तो हाँ बनाते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। ये प्यारा भारत अपना, इस प्यारे भारत के अंदर मुझे जो रेन फॉरेस्ट देखने को मिल रहे हैं वो सबसे पहले तो एक वेस्टर्न घाट वाले रीजन्स में देखने को मिल रहे हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात सर ये जो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह वहां देखने को मिल रहे हैं। और तीसरा जो ये भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। आप देखिए एक थोड़ी सी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। गड़बड़ी ये देखने को मिल रही है, इंडिया के ठीक बीचों बीच से एक रेखा गुजर रही है जिसे आप लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, यानी कर्क रेखा। अब इस कर्क रेखा के जो नीचे का जो क्षेत्र होता है वही क्षेत्र होता है ट्रॉपिकल क्षेत्र, वही क्षेत्र होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। लेकिन सवाल यह है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के ऊपर जब आप जाते हैं तो इसे हम कहते हैं टेम्परेट रीजन। बेसिकली ये वो क्षेत्र है जहां गर्मी सर्दी भी पड़ रही होती है। लेकिन आप इससे ऊपर बकायदा हम लोग ट्रॉपिकल रीजन में नहीं है, हम ट्रॉपिकल को छोड़ करके टेम्परेट में पहुंच गए। आप जब देखेंगे इस क्षेत्र को तो ये क्षेत्र तो टेम्परेट क्षेत्र है, ट्रॉपिकल तो है ही नहीं। तो फिर यहां पर आपको रेन फॉरेस्ट कैसे देखने को मिल रहा है? रेन फॉरेस्ट का मतलब होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहां पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को कैसे मिल रहा है? सोच के बताओ भाई। बात तो ये ट्रॉपिकल की कर रहा है, लेकिन इंडिया में जो रेन फॉरेस्ट है आपको देखिए नॉर्थ ईस्ट जो है वो भूमध्य रेखा के नजदीक के क्षेत्र में तो नहीं आता, ये तो 23.5 डिग्री जिसे कर्क रेखा कहते हैं उसके नजदीक क्षेत्र में आता। तो वहां कैसे मिल रहा है भाई? सवाल तो है ही। बाकी तो अगर आप देखोगे तो बिल्कुल इक्वेटोरियल रीजन्स में है, ट्रॉपिकल रीजन्स में। लेकिन इंडिया के अंदर अगर आप देखो तो टेम्परेट क्षेत्र में है, वहां पर आपको ये एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों देखने को मिल रहा है? सोचो। लेकिन उससे पहले ये जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, इन रेन फॉरेस्ट को वहां पर लोकली जो है सेलवास बोला जाता है। तो सेलवास के जो रेन फॉरेस्ट हैं वो कौन से रेन फॉरेस्ट हैं? अमेजन। और अमेजन रेन फॉरेस्ट को लोकली क्या बोला जाता है? सेलवास भी। अब बताओ इंडिया में ये रेन फॉरेस्ट आपको देखने को क्यों मिल रहे हैं? तो सबसे पहले तो आप ये कहेंगे कि सर ये जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है ये एक्चुअली में उस रीजन में मिलते हैं जहां पर हीट बहुत ज्यादा हो, यानी जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा हो। गर्मी जहां बहुत ज्यादा है, पहली चीज। दूसरी चीज सर आर्द्रता, जिसे आप लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं, वो बहुत ज्यादा है। और सबसे ज्यादा वर्षा भी वहीं होने वाली। जहां ये तीनों कंडीशंस बनने वाली हैं वहां पर आपको जो पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे वो एवरग्रीन ही होंगे, सदाहरित ही होंगे, हमेशा हरे होंगे साल में 365 दिन। गर्मी ज्यादा चाहिए, आर्द्रता ज्यादा चाहिए, वर्षा ज्यादा चाहिए। जहां ये तीनों कंडीशंस मिल गए समझ जाओ वहां वो बहुत ही परफेक्ट कंडीशंस है एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट की। अब मुझे एक बात बताओ, क्या भारत के नॉर्थ ईस्ट के अंदर रेनफॉल हो रही है? इस हिस्से में क्या वर्षा होती है, रेनफॉल होती है? आप कहोगे बिल्कुल होती है सर, मेघालय वाला हिस्सा तो भाई पूरी दुनिया में फेमस है, मासिन राम, जहां पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो रेनफॉल देखिए यहाँ ऑलरेडी ज्यादा है। जब रेनफॉल होगी बेटा तो समझ जाओ कि रेनफॉल होने से क्या होगा, उस क्षेत्र के अंदर ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता जो है वो आएगी ही आएगी। तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज्यादा आ गई। और ये ध्यान रख लो, अगर ह्यूमिडिटी है तो सूरज की रोशनी जो आएगी, ये जो ह्यूमिडिटी होता है जिसको आप वाटर वेपर या जल वाष्प के कण कहते हैं, ये जल वाष्प के कण, कभी आपने सोचने की कोशिश की है कि जब बारिश होती है तो बारिश के बाद जो है तापमान बढ़ जाता है? जैसे कि आज मान के चलो एकदम बढ़िया बारिश हो गई, कल जो आपको तापमान देखने को मिलेगा वो कम देखने को नहीं मिलेगा। अगर धूप निकल गई तो वो ज्यादा ही देखने को मिलेगा। धूप के बारिश के बाद जो धूप आएगी वो तापमान बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि सर ये जो जल वाष्प के कण होते हैं जो वातावरण में मौजूद होते हैं, ये ग्रीन हाउस गैस की काम करते हैं। ग्रीन हाउस गैस का काम होता है जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाता है। तो ये जो जल वाष्प जितने ज्यादा होंगे समझ लीजिए ग्रीन हाउस गैस उतना ही ज्यादा होगा। और जितना ग्रीन हाउस गैस ज्यादा है समझ जाओ क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है। तो ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और ये तीनों ही परफेक्ट कंडीशंस बनाती हैं किसके लिए?
एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के लिए। इसीलिए आपको नॉर्थ ईस्ट में, जो कि बेसिकली टेम्परेट क्षेत्र है, फिर भी आपको रेन फॉरेस्ट, वो भी कौन से, एवरग्रीन, देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बच्चे बताओ जल्दी। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए, यहां पर सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्लाइमेट की। क्लाइमेट जिसे आप लोग जलवायु कह देते हैं, सबसे पहले क्लाइमेट की बात करते हैं। सर क्लाइमेट में जब हम जाएंगे, जलवायु में जब जाएंगे, तो ये वो क्षेत्र है जो दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र है। सबसे पहला सवाल है क्यों, यहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश क्यों होती है? आप कहेंगे सर ये क्षेत्र है 0 डिग्री का। हाँ, तो सर ये इलाका बहुत गर्म है। तो सर इस इलाके के अंदर जो पवनें आपको मिलने वाली हैं, एक्चुअली पवन तो मिलेगी ही नहीं, क्योंकि जब कोई भी पवन इस क्षेत्र में पहुंचेगी तो सर ज्यादा गर्म वाले रीजन में जब पहुंचेगी तो डेफिनेटली ये पवन भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ये जब गर्म हो जाएगी तो ये होगी हल्की, हल्की होगी तो सर ये होगी ऊपर, ऊपर की तरफ उठेगी। जब ये ऊपर की तरफ उठेगी तो नीचे के क्षेत्र में आपको देखना है कि क्या है। देखिए ट्रॉपिकल क्षेत्र में जो है समुद्र भी है, सागर और महासागर आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो सर जब सागर और महासागर इस क्षेत्र में है तो ऊपर की तरफ जाते वक्त ये जो विंड जो एयर के रूप में जा रही है, वायु के रूप में जा रही है, आसपास के सागर महासागर से क्या उठाएगी सर, ये उठाएगी मॉइस्चर यानी नमी। जब ये नमी उठा करके ऊपर की तरफ जाएगी, जैसे जैसे ये हाइट पे जाएगी, सर यहाँ एक प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं हम लोग संघनन की प्रक्रिया। और संघनन की प्रक्रिया से क्या होता है, वो बनता है क्लाउड यानी बादल। जब बादल बिल्कुल, जब पवनें ऊपर की तरफ उठ रही होती हैं तो ऊपर की तरफ बिल्कुल अचानक, एक बात बताओ, ये धीरे धीरे उठ रही है ये पवनें या अचानक ऊपर उठ रही हैं? सर इलाका बहुत गर्म है तो अचानक ऊपर उठेगी, और जब अचानक ऊपर उठेगी तो बिल्कुल जहां उठ रही है उसके ठीक ऊपर जो बादल बनेंगे वो बादल बनेंगे जो बहुत तेज बारिश करते हैं। इनको हम लोग कहते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। कपासी, वर्षी मेघ, ये ऐसे मेघ या ऐसे बादल होते हैं जो सबसे ज्यादा वर्षा करते हैं। सबसे ज्यादा कह लीजिए, ये कह लीजिए सबसे तेज बारिश करते हैं। उसके बाद इन्हीं के अंदर जो है तड़ित झंझा आपको देखने को मिलेंगे। तड़ित झंझा जिसे हम लोग थंडर स्टॉर्म के नाम से भी जानते हैं। थंडर स्टॉर्म भी आपको इसी में देखेंगे, जिसे आप लोग क्या समझ लीजिए कि बिजली का कड़कना। बिजली सबसे ज्यादा किस बादल में कड़कती है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के अंदर। और ये जो बारिश बहुत तेज करेंगे, एक बार बताइए, यहाँ पर 4 o'clock का साइकिल है सबसे तेज बारिश, मतलब यहाँ पर आप ये कहेंगे कि सर 4 o'clock साइकिल। 4 o'clock साइकिल मतलब, बेटा एक बात बताओ, दोपहर का जो टाइम होता है सबसे ज्यादा गर्म होगा, ये वाला क्षेत्र सबसे ज्यादा गर्म होगा। तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा जो पवने हैं वो वायु के रूप में ऊपर की तरफ जा चुकी हैं। इसका मतलब है कि नमी को भी वो सबसे ज्यादा ले जा चुकी हैं। इसका मतलब है कि जो बादल है इनमें जो नमी है वो भी 100% के आसपास हो गई है। तो आप देखिए कि लगभग 3 या 4 बजे के आसपास तक आते आते यहाँ से बारिश शुरू हो जाएगी।
बेसिकली इसे 4 o'clock साइकिल्स बोलते हैं। 4 o'clock साइकिल का मतलब होता है कि 4 बजे तक आते आते यहाँ पर निसंदेह बारिश शुरू हो जाती है, और ये जो बारिश होती है बहुत तेज होती है, बहुत ही ज्यादा। क्यों ज्यादा तेज होती है? क्योंकि जो बादल बनते हैं सर वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स होते हैं, और जहां ये बादल बन जाएंगे समझ जाओगे कि बारिश बहुत तेज होने वाली है। अगर आप ऊपर की तरफ आज देखोगे तो बहुत छोटे छोटे ड्रिजल हो रहे हैं, यानी बारिश बहुत तेज नहीं हो रही। बाहर जाके देखो, आज अगर आप घर से बाहर निकलोगे या हिसार के आसपास हो तो देखिए बहुत बूंदा बूंदी हो रही है, ज्यादा बारिश नहीं हो रही, तो ड्रिजल हो रही है। कल बारिश हुई थी, लेकिन बारिश वो कैसे हुई थी? बहुत सर कम हुई, ज्यादा बारिश नहीं हुई थी। तो समझ लीजिए वो जो बारिश हुआ है वो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड ने नहीं किया है, क्योंकि जब ये क्लाउड आएंगे तो बारिश बहुत तेज होने वाली है। वो समझिए कि वो बादल थे निम्बोस्ट्रेटस, जिसे आप लोग वर्षा सतरी मेघ बोलते हैं, निम्बोस्ट्रेटस। तो देखिए दोनों ही क्लाउड्स के अंदर क्या शब्द आ रहा है? निम्बो। इसमें भी क्यूमुलो निम्बो है और उसमें भी निम्बोस्ट्रेटस है। ये बात ध्यान रख लेना कि टोटल 10 टाइप के क्लाउड्स होते हैं, और 10 टाइप के क्लाउड्स में सिर्फ 2 ही ऐसे क्लाउड्स हैं जो बारिश के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो 2 क्लाउड भी वो होते हैं जिनमें निम्बू शब्द का इस्तेमाल होता है। निम्बो, निम्बो जिसे हिंदी में कहते हैं वर्षी, तो क्यूमुलो निम्बोस क्लाउड्स, निम्बो स्टेटस क्लाउड्स, सिर्फ 2 क्लाउड ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कल जो बारिश हुई है वो निम्बो स्टेटस क्लाउड था, तो इसलिए जो बारिश हुई वो बहुत तेज नहीं हुई है। ये थोड़ा सा अंदाजा लगा लेना। मतलब ज्योग्राफी पढ़ने से, एनवायरनमेंट पढ़ने से फायदा ये होता है कि बादलों को देख करके हमें अंदाजा लग सकता है कि कौन से बादल और बेसिकली बारिश कितनी होने वाली है। अंडरस्टूड यहाँ तक की कहानी? तो क्लाइमेट जो है, तो ये जो बेटा बारिश होती है, इस बारिश को ही हम लोग कहते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शन हिंदी में कहलाता है संवहन। संवहन क्या होता है सर? जब कोई बॉडी गर्म होती है, उस बॉडी के कांटेक्ट में जो चीज आती है वो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के, यानी गर्मी को लेकर के वो हल्की होकर के ऊपर बढ़ती है, और इस दौरान जो बारिश होती है ऐसी बारिश को ही कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। और ये जो फिनोमिना है, फिजिक्स में आप लोगों ने कन्वेक्शन या संवहन के रूप में पढ़ा होगा। यहाँ तक कहानी क्लियर? तो बेसिकली यहाँ जो बादल क्लाउड्स होता है वो कन्वेक्शनल, सॉरी, यहाँ जो रेनफॉल होगी वो कन्वेक्शनल रेनफॉल होगी। इसका मतलब कन्वेक्शनल रेनफॉल कहाँ होती है? हमेशा इक्वेटोरियल रीजन्स में होती है, हमेशा इक्वेटोरियल रीजन में होता है। तो एक बात बताओ, अगर कन्वेक्शनल रेनफॉल हो रही है तो क्या साल भर यहाँ बारिश हो रही है? हाँ सर, यहाँ पर साल भर बारिश हो रही है और डेली बारिश हो रही है। और अगर यहाँ डेली बारिश हो रही है तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर जो पेड़ पौधे मिलने वाले हैं वो भी आपको कैसे मिलने वाले हैं? एवरग्रीन मिलने वाले हैं, क्योंकि इनके लिए भरपूर मात्रा में जो है बारिश अवेलेबल है। तो डेफिनेटली जो फॉरेस्ट होंगे वो एवरग्रीन होने वाले हैं। ओके, आगे बढ़िए। अगर बेटा बारिश डेली चल रही है, रोजाना बारिश हो रही है, तो क्या वहां पर सर्दियां हैं? क्या वहां पर कभी भी सर्दी होगी, विंटर्स होंगी? तो आप कहेंगे नहीं सर, विंटर्स की यहाँ पर एब्सेंस है, यहाँ पर सर्दियां कभी नहीं होने वाली। अगर सर्दियां हो जाएंगी तो फिर तो आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा भी नहीं। समझ पा रहे हो ना इस बात को? तो विंटर्स जो है कंप्लीटली एब्सेंस है। तो ये तो हो गया इस क्षेत्र का क्लाइमेट। इसके बाद हम चलेंगे यहाँ के वेजिटेशंस पे। वेजिटेशंस का मतलब होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं वनस्पति की। अब जब मैं वनस्पति की बात करूं तो अब एक बात खुद सोच के बताओ, मतलब इसमें कोई है ना, अपने को रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, खुद सोचिए। पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं दुनिया में। सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट जो है अमेजन रेन फॉरेस्ट है। बकायदा अमेजन रेन फॉरेस्ट को हम लोग लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोल देते हैं। यानी पृथ्वी का फेफड़ा। अगर इंसान का फेफड़ा खत्म तो इंसान खत्म, उसी तरीके से अगर अमेजन रेन फॉरेस्ट खत्म तो हमारे जो इस पृथ्वी पे जो लोग रह रहे हैं, ये जो पृथ्वी है, वो हो सकता है उनको कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो, कुछ नहीं कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट हो। वो कह रहा है लंग्स ऑफ द अर्थ। सर लंग्स ऑफ द अर्थ का क्या मतलब होता है? थोड़ा सा इसको विस्तार में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जब वेजिटेशंस पे बात करोगे, अगर बेटा यहाँ पेड़ पौधे बहुत ज्यादा हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है वो क्या है? बहुत हाई। यहाँ पर जैव विविधता जो है बहुत ज्यादा हाई है। तो सर जब हाई डाइवर्सिटी में बात कह रहा हूं, इसका मतलब ही यही है कि यहाँ पर प्लांट्स, जो पेड़ पौधे हैं, और प्लस एनिमल्स,
ये दोनों बहुत ही अच्छे से एक दूसरे के साथ रह पा रहे हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्ट टुगेदर। प्लांट और एनिमल जो हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छे खासे रिलेशनशिप बनाते हुए, हाँ बिल्कुल अजय, मैंने ये कहा कि इस फॉरेस्ट में विंटर नहीं होती है। आई थिंक मैंने क्लाइमेट में वही बताया, विंटर इज एब्सेंस। एक बात बताओ, जब साल भर बारिश होगी तो कभी विंटर होगा? और दूसरा, कन्वेक्शनल रेनफॉल का मतलब क्या है? वो इलाका काफी गर्म है, गर्म इलाके में ठंडी तो होने वाली है ही नहीं। ठीक है, तो सर अगर प्लांट्स और एनिमल्स अगर यहां सबसे ज्यादा हैं तो साफ है कि मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड है ये। मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। एक बात समझो, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का मतलब है सर यहां पर बहुत ज्यादा पेड़ पौधे, और सर ये पेड़ जो होते हैं ये काफी लंबे भी होते हैं। ये देखिए, बहुत घने, बहुत घने। इसे हम लोगों ने लंग्स ऑफ द अर्थ क्यों कहा खासकर? तो सर रात का टेम्परेचर माइनस में क्यों हो जाता है? किसने कहा कि रात का टेम्परेचर डियर अजय माइनस हो जाता है? अमेजन रेन फॉरेस्ट में रात का टेम्परेचर जो है माइनस हो जाता है, ये बात किसने कही? कहाँ आपने पढ़ा है कि रात का टेम्परेचर माइनस हो जाता है? अब इंडिया के अंदर मानसून की बारिश होगी जुलाई अगस्त में, जब जुलाई अगस्त में बारिश होती है तो क्या रात का टेम्परेचर माइनस हो जाता है? सोच के देखो। माइनस होने का मतलब पता क्या है? माइनस होने का मतलब यही है कि वहां जो पानी है बहुत फ्रीजिंग कंडीशंस में चले जाएंगे, और वहां पर पानी अगर फ्रीजिंग कंडीशंस में चले जाएंगे तो आप समझिएगा कि वहां का जो इकोसिस्टम है इतना ज्यादा डाइवर्स नहीं होगा जितना डाइवर्स इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं। पता नहीं आपने ये बात कहाँ से पढ़ी कि जहां बारिश बहुत ज्यादा होती है वहां पर रात का टेम्परेचर माइनस हो जाता है। ये बात आप करेंगे डिजर्टिक रीजन्स के अंदर, जो रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं वहां पर माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। ग्रासलैंड में जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है, फॉरेस्ट जो रीजन होता है वहां पर रात को टेम्परेचर माइनस नहीं होता दोस्त, सबसे पहले उसे करेक्ट करो। माइनस हो जाने का मतलब है कि इतना डाइवर्स इकोसिस्टम हो ही नहीं पाएगा। आपको भी पता है कि माइनस होने का मतलब है जो पानी होगा, एक बात खुद सोच के देखो, अगर ये रेन फॉरेस्ट है तो पानी भरा हुआ है, कहीं भी चले जाओ वहीं पानी ही पानी है। माइनस टेम्परेचर होने का मतलब है कि वो पानी जम जाएगा, और अगर पानी जम गया तो इसका मतलब है कि जो फॉरेस्ट की जो ग्रोथ होगी वो इतनी डाइवर्स नहीं हो पाएगी जितने डाइवर्स हम देखते हैं, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ होगी उसकी रुकावट करेगी। ठीक वैसे जैसे सर्दियों में जब पाला पड़ता है, जब हम कहते हैं ना पाला पड़ रहा है, तो वो हमारे प्लांट्स को डैमेज करता है। बोलो हाँ या ना? आप खुद सोच के देखो, खुद आइडिया लगाओ, अगर वहां पर माइनस हो गया तो कितना पानी है वहां पे अवेलेबल, और कितना पानी है तो वो माइनस होने का मतलब फ्रीजिंग कंडीशन, फ्रीजिंग कंडीशंस का मतलब है प्लांट डैमेज हो जाएंगे। दोस्त क्या बात कर रहे हो? ऐसा नहीं होगा दोस्त, सबसे पहले से ठीक करो इस पॉइंट को, ऐसा नहीं होने वाला। अब देखिए, ये पेड़ पौधे हैं बहुत घने दिखेंगे, जो हम एनवायरमेंट के अंदर CO2 भेजते हैं। भाई इस रूम के अंदर मेरे को बोलने के दौरान दो चीजें करनी पड़ रही हैं, इनहेल करना पड़ रहा है, एक्सहेल करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब एनवायरमेंट के अंदर मैं CO2 ऐड कर रहा हूं। और सोचिए कितने बिलियन लोग हैं इस पृथ्वी पे जो हर सेकंड इस एनवायरमेंट के अंदर CO2 ऐड कर रहे हैं। CO2 ऐड हो रहा है, इसका मतलब सर हर वो चीज जो बर्न कर रही है, जिसे आप जलाओगे वो CO2 निकालेगा, इंसान CO2 रिलीज कर रहे होते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे इंडस्ट्रियलाइजेशन होते हैं पूरी दुनिया में जो CO2 रिलीज करते हैं। तो CO2 जा कहां रहा है? सर CO2 दो जगह जा रहा है, या तो वो समुद्रों में जा रहा है, इसका मतलब है कि CO2 समुद्रों में, ओशियंस में, तो मैं ये कह सकता हूं कि ओशन जो है वो कार्बन सिंक के रूप में काम कर रहे हैं। पहली चीज। और अगर वही CO2 जंगल में जा रहे हैं तो इन पेड़ पौधों का भी काम क्या है? उस CO2 को एनवायरमेंट से लेना। यानी अगर पेड़ कम करते जाओगे तो एनवायरमेंट में CO2 की जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, और CO2 की ज्यादा परसेंटेज होने का मतलब है कि सर ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा है। ग्रीन हाउस गैसेस मतलब ग्रीन हाउस का परसेंटेज बढ़ जाएगा, ग्रीन हाउस का अगर परसेंटेज बढ़ रहा है
तो वो पृथ्वी को गर्म करेगा। यही वजह है कि हमें बकायदा अपना जो फॉरेस्ट कवर है उससे, भारत में जो फॉरेस्ट कवर है इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के द्वारा, 1988 के द्वारा भारत का फॉरेस्ट कवर 2012 तक 33% हो जाना चाहिए था। ये 1/3 फॉरेस्ट कवर अगर लैंड का है तो आपका इकोसिस्टम ठीक रहेगा, आप वहां पर बहुत अच्छे तरीके से सरवाइव कर सकते हैं। जो आप CO2 रिलीज करते हैं, ये जो कार्बन को लेने की जो कैपेसिटी होती है जंगलों की, ये बहुत ज्यादा होती है। तो इसका मतलब है कि जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है वो CO2 को क्या कर रहे हैं, या ये कह लीजिए जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो CO2 को क्या कर रहे हैं, सर खींच रहे हैं। यानी इन पेड़ों के ऊपर जो है, यानी जो पेड़ हैं ये CO2 को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये हमें नहीं दिखेगा, बकायदा इसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट यूज करने पड़ते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो दिखाते हैं कि पेड़ों के ऊपर कितना कार्बन जो है सिंक बैठा हुआ है, वो हमें नहीं दिखेगा। इसे कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशंस। लेकिन ये सर जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, बकायदा ऐसा कहा जाता है कि हर दिन एक फुटबॉल के ग्राउंड जितना साइज का जो फॉरेस्ट है वो खत्म किया जा रहा है। अगर वो खत्म हो रहा है तो सर यहाँ पर दूसरी समस्याएं पैदा होने वाली है। कैसे? फिलहाल तो हमने ये पॉइंट पढ़ लिया, वनस्पति का पहला पॉइंट हाई डाइवर्सिटी है, प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं, साथ रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड है। तीसरा तीसरा सर यहाँ पर CO2 कार्बन सिंक जैसे ओशन में जाता है, वैसे ही कार्बन जो है वो फॉरेस्ट में भी जाता है। इसे हम कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशंस। समझ में आ गई कहानी? 3 पॉइंट्स यहाँ पर हो गए। उसके बाद सर चौथे पॉइंट पे मैं जब यहाँ पर आऊंगा तो बकायदा यहाँ पर जो पेड़ पौधे मिलने वाले हैं, जैसे कि ये पेड़ है, ठीक है, 4th पॉइंट यहीं पे लिख लेते हैं हम। यहाँ पर 4 से 5 4 से 5 यहाँ पर पेड़ों की लेयर मिलने वाली। 4 से 5 पेड़ों की लेयर मतलब बेटा ये जो पेड़ हैं ये पेड़ बहुत ही ऊंचे होते हैं। लगभग ये समझ लीजिए कि 60 मीटर तक इनकी जो हाइट है वो पहुंच जाती है। जो रेन फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, वहां पर 60 मीटर तक इनकी जो हाइट है वो पहुंच जाती है। इसलिए यहाँ पर सेकंड नंबर पे जो पेड़ पौधे होते हैं वो थोड़े से इनसे छोटे भी होते हैं, मतलब जिनकी हाइट लगभग 35 से 40 मीटर तक होती है, तो जो इनके बीच में ही रहते हैं, ठीक है। और फिर इनसे भी है ना छोटे छोटे पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो इस रीजन में आपको मिलने वाले। लेकिन सर इसके बाद है ना यहाँ पर इन पेड़ों के ऊपर सरवाइव करने के लिए कुछ लताएं होती हैं। समझिएगा, घर के अंदर जो मनी प्लांट्स होता है वो मनी प्लांट्स बड़ा होता है। तो जब वो मनी प्लांट्स बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, हम उस मनी प्लांट्स को एक्सपोर्ट देते हैं। या तो कोई ना लकड़ी का टुकड़ा वहां पे रख करके मनी प्लांट्स को उसके आगे राउंड करते हैं, या फिर सर हमने कोई धागा वगैरह लेकर के लटका करके मनी प्लांट्स को उसका सहारा देते हैं। तो बेसिकली मनी प्लांट्स के पत्तों पे जब हम पानी डालेंगे तो क्या मनी प्लांट ग्रो होगा? आंसर इज नो। क्योंकि मनी प्लांट जो न्यूट्रिशन से लेता है, जो खाना लेता है, वो तो जड़ों से लेता है। तो इसका मतलब पानी हमें जड़ों में डालना है। इसी तरीके से सर जो इन क्षेत्रों के अंदर जो लताएं होती हैं, बकायदा वो अपना न्यूट्रिएंट्स किससे ले रही होती है? वो न्यूट्रिशंस ले रही होती है सूरज से। लेकिन सोच के देखिए कि जब पेड़ों की जो सघनता है वो बहुत ज्यादा है, और ऊपर से 60-60 मीटर तक आपको यहाँ पर पेड़ की जो है ऊंचाई देखने को मिलेंगी। अगर पेड़ों की ज्यादा ऊंचाई है तो मैं ये संभावना जाहिर कर सकता हूं कि जो सूरज की जो रोशनी होगी, वो सूरज की रोशनी बहुत नीचे की तरफ नहीं आ सकती। बोलो हाँ या ना? मतलब पेड़ों की जो अधिकता, सॉरी, सूरज की जो रोशनी है पेड़ों की ऊंचाई की वजह से बहुत हद तक ऊपर ही रह जाती है। यही वजह है कि यहाँ अंधेरा बहुत जल्दी हो जाएगा। मतलब जो सूरज आपका 6 बजे छिपने वाला है, समझ लीजिए 4 बजे के आसपास, लगभग 1.5 या 2 घंटे पहले ही नीचे की तरफ यानी ग्राउंड लेवल पे जो है अंधेरा होने लग जाता है। सूरज छुपेगा बाद में, लेकिन अंधेरा यहाँ सबसे पहले होने लग जाता है, क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत कम पहुंच पाती है नीचे। और बहुत कम पहुंच पाती है सर इसलिए यहाँ पर एक तरह का प्लांट होता है जो पेड़ों के किनारे से होते हुए ऊपर की तरफ जाता है, पेड़ों की टहनियों से होते हुए ऊपर की तरफ जाता है।
पेड़ों से टहनियों से होते हुए ऊपर की तरफ जाता है। यानी ये ऊपर जाने का इनका क्या मकसद है, ताकि वो सूर्य की जो रोशनी है वो ले सके, यानी न्यूट्रिशंस ले सके। तो सर इसको हम लोगों ने नाम दे दिया है एपीफाइट्स। जो ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, 4-5 लेयर जो ट्रीज की हैं वो समझ में आ गया, और जो ये लताएं ऊपर की तरफ जा रही हैं इनको हम लोगों ने नाम दे दिया है एपीफाइट्स। एपीफाइट्स क्या होती हैं, अब ये कह लीजिए आप लोग यहाँ पे, जो लताएं इनको ही हम लोग एपीफाइट्स कहते हैं। बहुत फेमस जो एपीफाइट्स हैं, इसमें सबसे पहले तो आपने नाम लेके आना है लियानास, जो इस क्षेत्र में आपको एपीफाइट्स मिलने वाले हैं। दूसरा जो एपीफाइट्स आपको इस क्षेत्र में मिलने वाला है उसे हम लोग नाम दे देंगे पेपर। पहला जो एपीफाइट्स मिलेगा उसमें सबसे पहले मिलने वाला है लियाना, जो सेकंड मिलने वाले हैं इसे पेपर। पेपर जो काली मिर्च वगैरह आप लोगों ने नाम सुना होगा, बकायदा मैं उसकी बात कह रहा हूँ। और जो थर्ड बहुत फेमस है उसको हम लोग नाम दे देते हैं यहाँ पर ऑर्चिड, या ऑर्किड भी बोलते हैं, ऑर्किड। ऑर्किड जो है भारत में अगर आप बात करोगे तो ऑर्किड अरुणाचल प्रदेश के अंदर मिलता है। ऑर्किड आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर मिलेगा, भारत के अंदर। और ऑर्किड की सेकंड पॉइंट बताना सर एक बार फिर से प्लीज, सेकंड पॉइंट कौन सा है बेटा, ये सेकंड पॉइंट, मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट डाइवर्स क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि ना यहाँ पर प्लांट और एनिमल बहुत ज्यादा हैं, एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंसी है इनकी। यहाँ पर छोटे छोटे जो जीव मिलने वाले, इंसेक्ट्स जो कीड़े हैं वो भी बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो आप देखिए कि पूरी दुनिया में जो डाइवर्सिटी है इकोसिस्टम की, वो सबसे ज्यादा जिस क्षेत्र में मिलने वाली वो ये है, इसलिए इसे कहा जाता है मोस्ट, यानी बेसिकली हाई डाइवर्सिटी, तो डेफिनेटली मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। ये है डियर कविता। तो एपीफाइट्स में यहाँ पर आपके दो तरह के तीन तरह के एपीफाइट्स है। एक लियानास होते हैं, एक पेपर्स होते हैं, काली मिर्च, और ऑर्किड। ऑर्किड बकायदा एक फूल होता है। ऑर्किड के फूल की खासियत ये होती है तो ये साल में एक बार उगता है, और ये काफी बड़ा फूल होता है, काफी बड़ा फूल होता है, लेकिन होता सुंदर है। सुंदर पेड़ होते हैं, मतलब फूल होते हैं। फूल के बारे में भी एक बात बताऊंगा मैं, लेकिन उस छोड़ो एक बात। यहाँ पर एपीफाइट्स के रूप में लियानास, पेपर्स, ऑर्किड, और ऑर्किड भारत में कहाँ मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये हो गया आपका फिफ्थ पॉइंट। क्लियर यहाँ तक की कहानी। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर सर जो पेड़ मिलने वाला, देखो एवरग्रीन को जो फॉरेस्ट है वो भारत में कहाँ मिल रहा है, कितने पॉइंट हो गए, 5, छठे पॉइंट पे आ जाते हैं सर। 6 पॉइंट में आप समझिए कि भारत में एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट जो है वो मेघालय में मिलते हैं, ठीक है। मेघालय में सर एक बहुत ही फेमस इलाका है, बहुत ही फेमस, मतलब अगर आप मेघालय जा रहे हैं तो बहुत हद तक चांस है कि लोग आपको कहें कि भैया अगर ये नहीं घूमा तो फिर कहीं नहीं घूमा। वो जगह है कौन सी, वो है डबल डेकर ब्रिज। डबल डेकर ब्रिज। सर ये डबल डेकर ब्रिज क्या है, देखिए दो, समझिएगा। एक हो गया, पेड़ हो गया सर, ये तो पेड़ हो गए। होता क्या है कि इन पेड़ों की जो लताएं होती हैं, आप समझिएगा, इन पेड़ों की लताएं कुछ इस तरीके से फैली हुई होती हैं। इन पेड़ों की जो लताएं हैं वो कुछ इस तरीके से फैली हुई होती हैं। तो सर ये जो, सुनीता जी पहले पढ़ लो, क्वेश्चन पे फोकस मत करो, पहले कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग लो। जब जब तक कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, क्वेश्चन किसी तरह से पूछे आप आंसर कर दोगे। पहले टॉपिक पूछो, पता नहीं यार तुम लोगों का दिमाग कहाँ रहता है, मतलब क्वेश्चन कैसे पूछेगा मुझे तो क्या पता, मेरा काम है ना आपको थ्योरी बताना है, क्वेश्चन एग्जामिनर जिस हिसाब से भी पूछे, पॉइंट को कनेक्ट करो। अपने आप ही एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछना आप ऑटोमेटिकली उसका आंसर दे दोगे। जब थ्योरी नहीं पता होगी तो फिर क्वेश्चन किसी तरीके से पूछ ले, फिर वो आप तो आंसर कर ही नहीं पाओगे।
अब समझिए, मेघालय में चले गए, मेघालय में क्या एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं सर। जहां एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं वहां पर पेड़ जो होते हैं, उन पेड़ों की के साथ जो लताएं होते हैं, आप देखिए वो किस तरह से फैले हुए होते हैं। इनको हम लोग कहते हैं, ये होते हैं रूट, बेसिकली होते हैं इनकी जड़ें। तो आप ये कह लीजिए कि यहाँ पर जो मिलने वाले हैं रूट्स पेड़ों के, उसको हम बटरस रूट्स बोलते हैं। बटरस रूट। सर बटर, बटर मतलब मक्खन। बेटा समझो, जैसे है ना घरों में जो ब्रेड होता है, उस ब्रेड के ऊपर जो मक्खन हम जिस हिसाब से फैलाते हैं, तो उसी तरीके से इनके जो रूट्स हैं वो काफी फैले हुए होते हैं। सर ऐसा क्यों हो पाता है? एक बात खुद सोच के देखो, क्या यहाँ की मिट्टी फर्टाइल है? सोचो, आंसर समझो समझो। यहाँ ये जो पेड़ है, इस पेड़ की जो जो जड़ें हैं, क्या इन जड़ों को क्या मिट्टी से न्यूट्रिशन लेना पड़ता है क्या? आप कहोगे नो सर। क्यों बेटा? क्योंकि सर अगर रेनफॉल ज्यादा हुई, समझिएगा, अगर सर इस क्षेत्र में रेनफॉल ज्यादा हुई, जो कि हो भी रही है, तो रेनफॉल ज्यादा होने से सर एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ की जो मिट्टी होती है ना, इस मिट्टी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ये मान के चलो कि ये मिनरल्स हैं, ज्यादा बारिश होने की वजह से ये मिनरल्स जो है मिट्टी के नीचे चले जाते हैं। इन मिनरल्स के नीचे जाने से डाउनफॉल ऑफ मिनरल्स, डाउनफॉल ऑफ मिनरल्स जब नीचे जाते हैं, क्यों जाते हैं? बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल। और क्योंकि हैवी रेनफॉल हो रहा है, मिनरल्स डाउन जा रहे हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं नोन एज लीचिंग। निक्षालन प्रक्रिया कहते हैं इसे, लीचिंग प्रोसेस, निक्षालन प्रक्रिया। और क्योंकि लीचिंग से सर मिनरल्स नीचे चले जाते हैं, तो इस वजह से ये जो मिट्टी होती है वो क्या हो जाती? पूर हो जाती। और ऐसी मिट्टी जिसमें फर्टिलिटी कम होती है, यानी पूर होती है, लेस फर्टाइल होती है, इस मिट्टी को, जहां हैवी रेनफॉल होता है, वहां जो मिट्टी बन रही होती है, उस मिट्टी को आप लोग लेटराइट सॉइल्स के नाम से जानते हैं। और लेटराइट सॉइल्स जो होता है डियर जी, भारत में भी मिलता है। और कहाँ मिलता है? अब सोचने की जरूरत नहीं है सर, भारत में लेटराइट सॉइल्स मुझे वहां मिलेगा जहां बारिश ज्यादा होगी। और ये कहाँ होगी? जहां एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। इसका मतलब पश्चिमी घाट के अंदर, इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट के अंदर, अंडमान निकोबार के अंदर। तो सर एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ की जो सॉइल है वो फर्टाइल नहीं है। और क्योंकि बेटा सॉइल फर्टाइल नहीं है, तो इसलिए जो पेड़ हैं ये अपनी ऊर्जा मिट्टी से नहीं निकाल पाते। और क्योंकि इनको अपनी ऊर्जा लेनी है, इसलिए ये जो जड़ें हैं ये काफी दूर तक फैली हुई होती हैं। इसलिए जो जड़ें हैं काफी दूर तक चली जाती है। और जिस तरह से मक्खन ब्रेड पे फैलता है, काफी एकदम फैलाव करते हैं, तो इस वजह से इन रूट्स को हम लोग जो नाम जानते हैं वो बटरेट्स रूट्स कहते हैं। अब सर मेघालय के अंदर इन्हीं रूट्स का सहारा लेकर के लोगों ने क्या किया है? एक ब्रिज बना दिया। यहाँ का रूट लिया, यहाँ का रूट लिया, और दोनों ही की तरफ वाले रूट्स को जोड़ करके एक ब्रिज बना दिया। और ये ब्रिज जो है बाकायदा इंसान यहाँ पर जा सकता है। मेघालय के अंदर डबल डेकर जो ब्रिज है वो फेमस इसलिए है क्योंकि सर दो तरफ पेड़ हो गए, इनकी ब्रिज को, मतलब इनके रूट को लेकर के हमने एक ब्रिज बना दिया। तो दैट्स वाई डबल डेकर ब्रिज। डबल क्यों? ये तो सर सिंगल है। अब समझिएगा, नीचे की तरफ पानी, मतलब जब मानसून आ रहा होता है, यानी जब बारिश हो रही होती है, खासकर मानसून का टाइम, तो सर उस समय यहाँ बारिश ज्यादा होती है। और बारिश ज्यादा होती है तो नीचे का जो क्षेत्र है, जहां बारिश, जहां डेली होने से नॉर्मल पानी बना रहता है, ज्यादा आने से सर ये पानी जो है ऊपर की तरफ आ जाता है। ये कई बार इतना आ जाता है कि ये वाला जो ब्रिज है वो डूब जाता है। इसलिए इन्होंने क्या किया, इनकी दूसरी लताओं को लेकर के ऊपर की तरफ भी एक हमने ब्रिज बना दिया। और ये आज से नहीं हो रहा है, ये बकायदा यहाँ के जो लोकल लोग हैं, गारो खासी जयंतिया आपने सुना होगा, ये जयंतिया हिल्स में मिलती है। तो वहां पर जो आदिवासी लोग होते हैं जो इन गांवों में रहते हैं, उन आदिवासी लोगों ने ही इन रूट्स को जोड़ जोड़ करके बकायदा ब्रिज बनाया है। तो अगर नीचे वाला डूब गया तो ऊपर वाला बना रहता है, इसलिए इनको हम लोग डबल डेकर ब्रिज कहते हैं। और ये जो रूट्स हैं, इन रूट्स को हम लोग बटरेस रूट्स कहते हैं। ये बाहर क्यों फैले हुए होते हैं? क्योंकि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम होती है। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता
कम होने की वजह से पेड़ अपने न्यूट्रिएंट्स को क्या कहते हैं, पोषण, पेड़ अपने पोषण को साइड किनारों के क्षेत्र से ले रहा होता है, इसलिए रूट साइड से बाहर की तरफ फैले हुए होते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग डियर रवि वर्मा। तो समझ में आ गया ये बटे रूट्स रूट्स का और ये मेघालय के पेड़ पौधों का इस उदाहरण। तो सर मेघालय के अंदर जो लिविंग ब्रिज है, डबल डेकर ब्रिज इसका नाम क्यों हो गया वो समझ में आ गया। बाकायदा इनको हम लोग लिविंग ब्रिज भी बोल देते हैं। लिविंग ब्रिज क्यों? क्योंकि ये बेटा जिंदा है और ये अभी भी बन रहे हैं। और मैंने जैसे बताया कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं बाकायदा उनको इसको बनाने में 200 साल से ज्यादा का समय हो गया। यानी जो आप यहाँ पर ट्रैक देखेंगे, ये जो ब्रिज देखेंगे, हो सकता है इनकी उम्र 200 साल से ज्यादा हो। मतलब 200 साल से ये आदिवासी लोग जो हैं इस रूट्स को जोड़ करके बकायदा एक ब्रिज बना रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने एक ब्रिज बनाया, उसके बाद उन्होंने दूसरा ब्रिज बनाया, इसलिए इसे डबल डेकर ब्रिज कहते हैं। क्योंकि ये जिंदा है, आज भी हो रहा है, इसलिए सर इनको हम लोग लिविंग ब्रिज बोलते हैं। और ये ब्रिज ढूंढने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? मेघालय। मतलब मेघालय गए और ये नहीं गया तो कोई फायदा नहीं। और इसी तरीके से सर एक बहुत फेमस मतलब पेड़ है, जैसे भारत में मेघालय में मिल रहे हैं, तो उसी तरीके से आपको जाना पड़ेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। पेड़ों की अधिकता मतलब पेड़ों की जो हाइट है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि पूछिए मत। अब समझिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक पेड़ मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं जायंट स्क्विया। जायंट स्क्विया, जायंट स्क्विया को पाने के लिए आपको जाना पड़ेगा, एक बहुत ही फेमस क्षेत्र है अमेरिका का, कैलिफोर्निया। वहां पर आपको ये पेड़ मिलने वाले। तो सर जो जायंट स्कुआ है, ये इतने बड़े पेड़ होते हैं, इनकी टहनियां इतनी बड़ी होती हैं कि कई बार जो मुझे रास्ता बनाना पड़ता है, अब सोचिए कि इनकी टहनियां मतलब इनका जो ट्रंक है, नीचे वाला जो क्षेत्र है, वो इतना ज्यादा चौड़ा होता है कि कई बार उस रीजन को काट करके, मतलब पेड़ के निचले वाले हिस्से को काट करके पेड़ के बीच से ही रास्ता बनाया गया। ये इतने फेमस है। मैं दोनों ही चीज आपको मैप पे दिखाऊंगा, मतलब फिगर में दिखाऊंगा। सबसे पहले हम नेट से कनेक्टिविटी कर लेते हैं इसकी, ताकि इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है हमारी फिगर वाइज काफी अच्छी हो जाए। आप बकायदा यहाँ पर एक इंसान के खड़े होने से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पेड़ जो होंगे कितने बड़े होंगे। अगर मैं इस फिगर को अगर आप देखो, तो इस फिगर में आप देखिएगा कि भाई इंसान कितने छोटे लग रहे हैं। नहीं, साल ट्रीज नहीं बोलते हैं डियर इसको। साल ट्रीज वगैरह जो है वो आपको हिमालयन क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। तो आप देखिए जो लोग हैं वो कितने छोटे दिख रहे हैं, और सोचिए कि ये पेड़, इसका तो सिर्फ आपको हाफ हिस्सा दिख रहा है, हाफ हिस्सा भी ऊपर है। तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं जायंट स्क्विया। अब जायंट स्क्विया, मैंने कहा कि इनके जो तना होते हैं ये कई बार इतने बड़े होते हैं, बकायदा तना के बीच से
रास्ता निकाला जाता है। जैसे ये देखिए, ये पेड़ इतने बड़े हैं कि बकायदा पेड़ों के बीच का जो हिस्सा उसको काट करके बकायदा रास्ता बनाया गया। तो अब सोचिए कि इनकी जड़ कितनी है। तो ये आपके एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के ही उदाहरणों में आते हैं, मतलब हाइट के हिसाब से आते हैं, इसलिए इनको कहते हैं जायंट स्क्वायर। अब आ जाते हैं हम मेघालय की तरफ। मेघालय में जो आपको डबल डेकर ब्रिज मिलने वाला है उसे हम डबल डेकर ब्रिज क्यों कहते हैं, सबसे पहले वो समझ लेना। डबल डेकर ब्रिज इन मेघालय। ये देखिए, पिक्चर काफी ब्लर्ड है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखिए, यहाँ पर एक पेड़ है, वहां एक पेड़ है, बकायदा इन पेड़ों की जड़ों को जोड़ा गया, ये सॉरी रूट को जोड़ा गया, ठीक है। और यहाँ नीचे की तरफ पानी पानी जा रहा है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी नॉर्मल ईयर है। लेकिन जब मानसून का टाइम आता है, जब यहाँ बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, तो कई बार पानी ऊपर की तरफ फ्लो करने जाता है। इसलिए ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे, रास्ता एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमारे पास रहे लोकल लोगों के लिए, इसलिए उन्होंने ऊपर की तरफ रूट्स जोड़ दिए। तो ये रूट्स बाहर की तरफ क्यों निकले, क्योंकि मिट्टी फर्टाइल नहीं है। मिट्टी फर्टाइल नहीं है, इसलिए उनको न्यूट्रिशंस लेने के लिए काफी दूर तक अपने ब्रिज जो हैं वो फैलाने पड़ते हैं, जिनको हम लोग बटरेस्ट रूट्स कहते हैं, जो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, इंडिया में मेघालय में देखने को मिल रहे हैं। या बरगद देख लो, बरगद के भी जो पेड़ होते हैं ना, वो बरगद के पेड़ों की भी जो लताएं हैं आप देखेंगे साइड से निकली हुई होती है। क्यों? क्योंकि उसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो प्रॉपर मिट्टी से नहीं मिल पा रहा, इसलिए वो दूर की तरफ फैली हुई है। आसपास के एग्जाम्पल से देखोगे तो एनवायरमेंट के बहुत सारे पॉइंट्स वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। कहानी यहाँ तक क्लियर बच्चे? यहाँ तक कोई दो राय है, कोई पॉइंट है तो बताइए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बच्चे एक बात बताओ, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है यहाँ जो आपको फूल मिलने वाले हैं, और जो डिजर्ट्स हैं वहां पे जो फूल मिलेंगे, जो भी वहां प्लांट्स होते हैं वहां जो फूल मिलेंगे, कहाँ के जो फूल हैं काफी ज्यादा सुंदर देखने को मिलेंगे? सोचो। ये फूल का एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया, आप यहाँ पर ये कहेंगे कितने पॉइंट हो गए हमारे यहाँ पर, 7 पॉइंट हो गए, मतलब पॉइंट तो ये 6 ही हुए हैं क्योंकि मेघालय के डबल डेकर ब्रिज है, तो 6.1 कर लीजिए इसे, यूएसए के जायंट स्क्वायर। 7th पॉइंट पे सब जब आप आओगे, 7th पॉइंट में हमें लिखना है कि सर यहाँ पर जो फूल होते हैं, फ्लावर्स कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम ब्रांचेस। जी अभी मैम लगेगा 10 मिनट 15 मिनट। कितने बजे क्लास है? तो 10 बजे स्टार्ट कर दी थी क्या हमने? अभी 1 ही घंटे की क्लास हुई है, तो उसका मतलब है कि आपने भी 11:20 पे स्टार्ट की थी क्लास। तो फ्लावर्स कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम ब्रांचेस रादर देन रूट्स। फ्रॉम ट्रंक्स रादर देन ब्रांचेस। जो शाखाएं होती हैं उन पे फूल नहीं आते, ठीक है। शाखाएं जो होती हैं, अच्छा आप ये कह रहे हैं एवरग्रीन वाले के, तो देखिए गोल्डी मैं बताता हूँ कि होगा क्या यहाँ पे, कि जो यहाँ पर फूल खिलेंगे वो
शाखाओं से नहीं आते। आप देखोगे हमारे घरों में अगर छोटे छोटे क्यारी हैं, प्लांट्स हैं, तो आप देखना वहां जो फूल आते हैं ना, वो फूल आते हैं ब्रांच पे, शाखा पे। लेकिन जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वहां पे जो फूल आते हैं डायरेक्टली ट्रंक से आते हैं। ट्रंक समझते हो ना, नीचे वाला हिस्सा जो ठूट होता है, जो जमीन से जुड़ा होता है, रादर उसी से आते हैं। तो मेन जो ट्रंक्स होते हैं उनके साथ यहाँ पर फूल आते हैं। तो जो फ्लावर्स होंगे जो एवरग्रीन में होंगे वो ज्यादा सुंदर नहीं होंगे। लेकिन जो फ्लावर्स आपको डिजर्ट्स में मिलने वाले हैं, वो ज्यादा सुंदर होंगे। अब एक बात बताओ, जो हम लोग गुलाब देखते हैं, गुलाब के साथ कांटे क्यों होते हैं? कोमल जी मेरा नाम सर्च कर लीजिएगा, रोहन हिमांशु झा। आ, आपको मैं टेलीग्राम पे मिल जाऊंगा। जो गुलाब होता है, वो गुलाब के साथ कांटे क्यों होते हैं? पहले तो मुझे ये बताओ। क्योंकि गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, पहली चीज। दूसरी बात, गुलाब का फूल एवरग्रीन फॉरेस्ट में नहीं मिलता है। जब किसी प्लांट्स के साथ कांटे इस्तेमाल हो जाएं, कांटे आ जाए, समझ जाओ कि वो जो प्लांट है वो डिजर्टिक प्लांट है, वो जंगलों में बनने वाला प्लांट है। वो एवरग्रीन, जहां बहुत ज्यादा बारिश होगी वहां पर वो प्लांट नहीं बनेगा। ये थोड़ा सा अंदाजा लगा लो। जिसके साथ कांटे आ गए, अंदाजा लगा लो कि ये जो है डिजर्टिक प्लांट है रादर देन एवरग्रीन। एवरग्रीन के जो फूल हैं वो बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होंगे, ज्यादा जरूरत नहीं है उनको, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी क्या है, उनके पास ऑलरेडी सर बहुत पानी है, तो जरूरत नहीं है। कीड़े कीड़े ऑटोमेटिकली आ जाते हैं वहां पे, प्रॉब्लम नहीं है। कीड़े कहाँ नहीं आएंगे सर? कीड़े डिजर्ट्स में नहीं आएंगे। तो जो प्लांट डिजर्ट में होंगे, अब उनको पॉलिनेशन तो चाहिए ना। डियर कोमल जी, इस नाम से मुझे सर्च कर लो, मैं मिल जाऊंगा। दो चैनल है यहाँ पर, एक चैनल जो मेन है जो आपके सामने है, दूसरा जिधर मेरी प्रोफाइल है उसके कोने में एक मैसेज का ऑप्शन बना होगा, वो आपको दूसरे चैनल पे लेके जाएगा, दूसरे ग्रुप पे लेके जाएगा। बकायदा उस ग्रुप में आप क्वेश्चन जो वगैरह है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो डिजिट्स के जो प्लांट्स होते हैं बेटा, प्लांट्स को क्या पॉलिनेशन की जरूरत होती है? बिल्कुल होती है सर। और बेटा पॉलिनेशन कौन करेगा? पॉलिनेशन करेंगे सर इंसेक्ट्स। और ये इंसेक्ट्स डिजर्ट्स में क्यों आएंगे? वो इसलिए आएंगे क्योंकि यहाँ के जो फूल हैं वो ज्यादा सुंदर होंगे, बकायदा वो फूल अट्रैक्ट करेंगे। समझो इस बात को, फूल अट्रैक्ट करेंगे, फूल अट्रैक्ट करेंगे तो जो इंसेक्ट्स हैं उसकी तरफ जाएंगे। लेकिन दिन के अंदर सर ये फूल नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि डिजर्ट है काफी ज्यादा, जो यहाँ पर क्या हो रहा होता है, गर्मी पड़ रही होती है दिन में। तो दिन के अंदर आपको ये फूल नहीं देखेंगे। बेसिकली यहाँ जो फूल होंगे, और फूल क्योंकि रात को ही खिलेंगे तो उसका मतलब पोलिनेशन भी रात को ही होगा, क्योंकि जो इंसेक्ट्स हैं ये भी रात को ही निकलेंगे। क्यों? क्योंकि सर दिन का तापमान तो इतना ज्यादा होता है कि ये लोग तो दुबक जाते हैं अंदर। ये वजह होती है कि जो डिजर्ट्स होते हैं, डिजर्ट्स के जो फूल हैं वो काफी ज्यादा सुंदर होंगे रादर देन एवरग्रीन फॉरेस्ट के। आप देखिए कि यही एनवायरनमेंट, यही एनवायरनमेंट। और सर पहले ही पॉइंट में हमने देखा था कि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत हाई होगी, यहाँ पर प्लांट्स भी मिलेंगे और यहाँ पर एनिमल्स भी मिलेंगे। तो आप ये कहेंगे कि सर यहाँ पर कहाँ गया? क्योंकि यहाँ पर एनिमल्स बहुत ज्यादा होंगे, तो कौन कौन से एनिमल्स होंगे? आप कहेंगे कि सर यहाँ पर एम्फीबियंस भी मिल सकते हैं, और यहाँ पर रेप्टाइल्स भी मिल सकते हैं।
रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले जीव होते हैं, और जो एम्फीबियंस होते हैं वो पानी में और जमीन पे दोनों ही जगह रह सकते हैं। तो रेप्टाइल्स एम्फीबियंस यहाँ पर भरपूर होंगे, पहली चीज, क्योंकि एनिमल्स हैं। दूसरा, यहाँ पर नीचे जमीन का जो हिस्सा होगा, ज्यादा बारिश होने की वजह से क्या होगा जी, गोल्डी जी, जमीन पे जब बारिश ज्यादा होगी तो डेफिनेटली नीचे का हिस्सा गीला होगा, और गीला होगा तो इस वजह से यहाँ पर नीचे की तरफ एक तो लोग नहीं रहेंगे। जहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जहां पर बहुत ज्यादा हाई रेनफॉल है, वहां इंसान के रहने की संभावना बहुत कम है। क्यों? क्योंकि सर ह्यूमिडिटी जो है 80% से ज्यादा होती है। तो आप समझिएगा इंसान कहाँ नहीं रहता, जहां पर आर्द्रता 80% से ज्यादा होती है और जहां पर आर्द्रता 20% से कम होती है। यानी इंसान, जहां आप और मैं हैं, समझ जाइए हम 20 से 80 के बीच वाले क्षेत्र में ही रहते हैं। 80 से ज्यादा में सर्वाइविंग कंडीशंस काफी डिफिकल्ट हो जाती है, ऊर्जा ज्यादा चाहिए आपको सर्वाइव करने के लिए। 20 में उसका अपोजिट हो जाएगा। तो आप समझिए कि ये दोनों ही कंडीशन इंसानों के लिए काफी हार्श हैं, इसलिए हम लोग इन क्षेत्रों में नहीं रहते। और अगर आपको इस क्षेत्र में रहना पड़ गया तो समझ लीजिए यहाँ के जो एनिमल्स है वो ट्री ड्वेलर्स है। ट्री ड्वेलर्स, ट्री ड्वेलर्स का मतलब होता है कि जो पेड़ों के ऊपर रहते हैं। इसलिए यहाँ पर अगर आपको लेपर्ड मिला तो लेपर्ड जो होता है वो पेड़ों के ऊपर रहता है, बोलो हाँ या ना। और यहाँ पर जो मंकी होंगे इस पेड़ों पे, और कौन रहते हैं? मंकी सर। मंकी यहाँ पर बहुत मिलेंगे, तो डेफिनेटली वो कहाँ मिलेंगे आपको? पेड़ों पे मिलेंगे। तो जो लेपर्ड है वो भी पेड़ों पे रहता है, जो मंकी है वो भी पेड़ों पे रहता है, क्योंकि नीचे का हिस्सा जो है वो कीट पतंगों से भरा पड़ा है। यही वजह है कि अगर कभी भी एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के अंदर अगर आपको जाना हुआ तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर मच्छर भी आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। इसलिए नीचे जो है रहना मतलब खतरे से खाली नहीं है। सांप भी, सांप वगैरह जो है बहुत मिलेंगे, इंसेक्ट्स बहुत मिलेंगे, मच्छर बहुत मिलेंगे। अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है तो आपके पास ज्यादा समय भी नहीं होता प्रिपरेशंस के लिए, इसलिए लोग वहां पर आग जलाने की कोशिश करते हैं। जो कोई जंगल में एवरग्रीन फॉरेस्ट में जाता है, और उनको भी ये सोच करके आग जलाना होता है, पहले तो लकड़ियां जो मिलेंगी आपको वो लकड़ियां काफी गीली होंगी, तो यानी हार्डवुड नहीं होगा, सूखे लकड़ियां नहीं मिलने वाली। किसी तरह से आग जला लिया तो आपको ये कोशिश करनी है कि वो आग बुझे ना, क्योंकि बारिश कभी भी स्टार्ट हो सकती है। तो बहुत दिक्कत है। इसीलिए आपको जो अपना मचान बनाना पड़ेगा, जो जगह बनानी पड़ेगी, वो पेड़ से ऊपर बनानी पड़ेगी। आप कभी भी जमीन के ऊपर जो है आप नहीं सो सकते, नहीं रह सकते। मच्छर ज्यादा हैं, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जब भी एवरग्रीन फॉरेस्ट में जाएंगे तो मच्छरों से बचने के लिए जो ड्रेस होते हैं मच्छरदानी टाइप वो लेकर के जाएं, पहली चीज। दूसरी चीज, मच्छरों से अट्रैक्ट, अब आप देखना कभी भी ये जो नेशनल ज्योग्राफी पे जो लोग होते हैं उनके जो कपड़े होते हैं वो कैसे होते हैं, मैंने पहले ही क्लास में आपको बताया था कि उनके जो कपड़े होते हैं वो खाकी होते हैं। क्यों? ताकि मच्छरों की अट्रैक्शन जो उनकी तरफ ना हो सके, क्योंकि खाकी ड्रेस से काफी ज्यादा रिपल्शन होती है। अट्रैक्शन, जितने डार्क कलर और जितने वाइब्रेंट कलर होंगे मच्छर की अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी। खाकी कपड़े होने का मतलब है कि अट्रैक्शन बहुत कम होगी। समझ भाई कहानी? खाकी पहनने से अट्रैक्शन बहुत कम होते हैं, इसलिए मच्छरों से बचा जा सकता है। तो ये है कहानी। जो फ्लाइज होते हैं वो भी अट्रैक्ट कम होते हैं, मच्छर जो होते हैं वो भी अट्रैक्ट कम होते हैं। चलिए सर, प्लांट्स की बात करते हैं। यहां पर कौन कौन से प्लांट्स होंगे? हमने एनिमल्स की बात कर ली, लगभग हर तरह के एनिमल्स यहाँ पर मिलेंगे, जो रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं। यहाँ पर जो प्लांट्स हैं, आप सोचिए कि कैसे कैसे प्लांट्स होंगे। तो सर प्लांट में एक तो बम्बूज हो गया, जिसे आप लोग बांस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद महोगनी हो गया, उसके बाद इबोनी हो गया। थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना कि जो बम्बूज है, अब पहले बात तो ये प्लांट मतलब ये पौधा नहीं होता, पेड़ नहीं होता बकायदा। बम्बू जो होता है ये ग्रास की कैटेगरी में आता है, ये ट्री की कैटेगरी में नहीं आता, थोड़ा ये ध्यान रख लेना, ठीक है। उसके बाद जैसे कि रोजवुड हो गया, उसके बाद फर्न हो गया। ये जो फर्न है, आप ये कहना है आपको कि सर फर्न भी एक तरह का एपिफाइट्स ही है। एपिफाइट्स जो पेड़ों के सहारे ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी जो पेड़ हैं जिनको सपोर्ट करते हैं। उसके बाद सर यहाँ पर व्हाइट सीडार हो गया। तो ये कुछ पेड़ पौधे हैं आपको जो इस क्षेत्र में मिलने वाले हैं। महोगनी हो गया, बम्बूज हो गया, इबोनी हो गया, रोजवुड हो गया, फर्न हो गया, व्हाइट सीडार हो गया। और यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर सर आपको एक पेड़ और मिलेगा जिसे मैं कहता हूँ शिनकोना।
या चिनकोना जिसे कहते हैं। ये आपको भारत में कहाँ मिलेंगे सर? ये भारत में मुझे केरल में मिलेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, ये शिनकोना और जो चिनकोना है ये किसके इस्तेमाल में आते हैं सर? ये इनकी जो बार्क होती है, इनकी जो छाल होती है, समझिए, चिनकोना की जो बार्क होती है वहां पर एक आपको मिलने वाला है क्विनाइन। जो क्विनाइंस होते हैं सर ये एक्चुअली एंटी मलेरियल, एंटी मलेरियल ड्रग्स पैदा करते हैं। यानी अगर आपको मलेरिया है तो मलेरिया से बचने के लिए क्विनाइन की जरूरत होती है, और वो क्विनाइन आपको कहाँ मिलेगा? क्विनाइन आपको मिलेगा शिनकोना के बाग के अंदर, समझ गया? और जो भारत में कहाँ मिलता है? भारत में सर वो केरल में मिलता है, एक चीज। दूसरी चीज सर, वापिस आ जाओ, यहां देखो पेड़। मुझे ये बात बताओ आप लोग अपना दिमाग का इस्तेमाल करके, क्या यहां पर घास मिलने वाली है? कितने पॉइंट्स हो गए थे हमारे? 7 पॉइंट्स हो गए ना, 8 पॉइंट्स हो गए। 9वें पॉइंट्स पे फोकस करो। 9वां पॉइंट्स यहाँ है। अब आप मुझे बताओ कि क्या यहाँ पर आपको ग्रास मिलने वाला है? नो सर, ग्रास नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला? क्योंकि सब जब सूरज की रोशनी ही नीचे तक नहीं पहुंच पाती है तो ग्रास को सरवाइव करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है सूरज, वो नहीं होगा। इसका मतलब वो नहीं होगा तो यहाँ पर ग्रास अंडरग्रोथ होगा, ग्रास स्पार्स होगा। स्पार्स मतलब काफी छितराए हुए होंगे, काफी डेंस नहीं होंगे, बहुत कम होंगे, बहुत ही कम होंगे। क्यों? सूरज नीचे नहीं आ पाता, इसलिए ग्रास जो है वो काफी ज्यादा क्या है? स्पार्स है। स्पार्स यानी बहुत कम है। स्पार्स कहने का मतलब बिखरे हुए, टूटे हुए। ये इतने कम मिलने वाले हैं आपको क्योंकि लाइट ग्राउंड जो है वो नीचे तक नहीं आ पाती। समझ में आ गई कहानी यहां तक बच्चे? जी सर। तो ये हमने बात की है वेजिटेशंस की, मतलब इस क्षेत्र में कौन से लोग रहते हैं वो हम करेंगे अगली क्लास में। यहां तक बच्चे किसी को डाउट है तो बताइएगा। हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल, जमीनी और पानी का। जमीन में 3 तरह के इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट है। फॉरेस्ट में एवरग्रीन, डेसिडियस, कॉनिफेरस है। ग्रासलैंड में सवाना, टेम्परेट, अल्पाइन है। और डिजर्ट में हॉट एंड कोल्ड है। फॉरेस्ट में एवरग्रीन फॉरेस्ट हमने पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले ये आपको किन क्षेत्रों में मिलेंगे? दूसरा, भारत के नॉर्थ ईस्ट में ये क्यों मिलते हैं? और अमेजन रेन फॉरेस्ट को हम लोग सेलवास भी बोल देते हैं, जिसे लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है। नॉर्थ ईस्ट में मतलब भारत के नॉर्थ ईस्ट में मिलने का क्या कारण है जबकि वो ट्रॉपिकल क्षेत्र नहीं है? क्योंकि सर इन क्षेत्र में गर्मी, आर्द्रता, वर्षा जहां ज्यादा होगी वहीं ये पेड़ पौधे मिलने वाले, इसलिए भारत में नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये कंडीशंस बनी हुई होती है, इसलिए यहाँ पर ये पेड़ मिलेंगे। कहाँ कहाँ इनकी लोकेशंस है और किस क्षेत्र में मिलने वाले हैं वो मैंने आपको मैप के थ्रू बता दिया। क्लाइमेट कैसा मिलने वाला है? बहुत ज़्यादा बारिश होगी और सर्दियाँ होती ही नहीं है, विंटर्स के एब्सेंस है। दूसरा, यहाँ पर से जो बारिश होती है सर वो कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं जो 0 डिग्री के क्षेत्र में होते हैं। तड़ित झंझा और ज़्यादा बारिश, जो ऑलमोस्ट हर दिन 4 बजे यहाँ पर बारिश होगी। बारिश ज्यादा हो रही है इसलिए सर इस मिट्टी में जो मिनरल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। नीचे बैठ जाते इस प्रक्रिया को कहते हैं लीचिंग। लीचिंग प्रक्रिया से क्या होता है कि मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती, और ऐसे मिट्टी भारत में भी है जिसे हम लोग लेटराइट कहते हैं। तो इसका मतलब अगर आपको ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, मैं अगर पूछूं कि लेटराइट मिट्टी कहाँ मिलती है, दिमाग में आ जाएगा कि सर जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार और नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो इसका मतलब यहाँ पर मिट्टी लेटराइट ही मिलने वाली है। यहाँ पर वनस्पतियां कैसे कैसे मिलने वाली हैं सर? बहुत हाई डाइवर्सिटी होगी, प्लांट्स आपको, एनिमल्स बहुत मिलने वाले हैं। कौन कौन से प्लांट्स वो हमने आखिरी स्लाइड में लिख दिया था। कौन कौन से एनिमल्स जो होंगे सर? बेसिकली एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स वो मिलेंगे यहाँ पर, जो रेंगने वाले जीव हैं, जो पानी में और जमीन पे रहते हैं। एम्फीबियंस वो भी मिलेंगे, लाइक जैसे मेंढक पानी पे भी रहता है, जमीन पे भी रहता है। और समझिएगा कि यहाँ कुछ मेंढक होते हैं जो काफी ज्यादा, देखिए बहुत बड़ा इकोसिस्टम डेवलप होता है, बहुत बड़ा इकोसिस्टम डेवलप होता है, तो यानी इन मेंढकों को खाने के लिए हो सकता है मतलब कोई दूसरे जीव आए, तो मेंढक को अपने आप को बचाना है। तो सर यहाँ पर कुछ मेंढक होते हैं जिनको हम डार्क बोलते हैं, जैसे कि ब्लू डार्ट, ग्रीन डार्ट,
डार्ट क्यों, DART, ब्लू डार्ट, ग्रीन डार्ट क्यों? क्योंकि सर इन मेंढक के जो ऊपर का जो लेयर होता है वो काफी जहरीला होता है। मतलब अगर कोई मेंढक को खाएगा, मतलब उसको कोई छू भी लेगा, और अगर छूने से उनके जो ब्लड वेसल्स के अंदर वो जहर पहुंच गया तो वो वहीं मर जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो हंटर गैदरर्स होते हैं, जो जीवों को मार करके खाते हैं, वो लोग भी अपना जो तीर बनाते हैं, उस तीर के ऊपर वाले हिस्से में जो है वो क्या कर देते हैं, वो जो फ्रॉग होता है उस फ्रॉग के ऊपर वाले हिस्से को रगड़ते हैं वो। तो फ्रॉग के ऊपर के हिस्से से रगड़ने से क्या होगा कि जो वो तीर का ऊपरी हिस्सा होता है उसमें जहर आ जाता है। तो जब वो किसी को मारते हैं तो जहर फौरन असर करता है, ये बहुत लीथल होता है। ठीक है, तो दैट इज दी एम्फीबियंस। यहाँ ट्री डेवेलर्स होंगे, नीचे सर स्टे करने की जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो जीव होंगे वो मोस्टली ट्री डेवेलर्स होते हैं, यानी जो पेड़ों पे रहते हैं, लाइक मंकी हो गया, लेपर्ड हो गया। प्लांट की मैंने आखिरी में बात बता दी थी, मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम है। कार्बन डाइऑक्साइड जब समुद्र में बनता है तो दैट इज द कार्बन सिंक। पेड़ पौधे जब लेते हैं तो दैट इज द कार्बन स्क्विस्टेशन। कार्बन स्क्विस्टेशन यानी CO2 को लेना। हमें नहीं दिखेगा, ये दिखेगा हमें इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर, जो हमने बहुत हाई प्रोफाइल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हुए हैं, ताकि जब इन पेड़ों की सर्वे होती है तो हमें पता चल जाता है कि किस पेड़ की हेल्थ कितनी अच्छी है। देखो CO2 जितना ज्यादा लेगा, पेड़ की हेल्थ भी बिगड़ रही होती है। फिर ग्रास पार्स होंगे, यहाँ पर 4-5 लेयर की पेड़ मिलेंगे, बहुत ऊंचे पेड़ मिलेंगे, उससे कम उससे कम। और जो फिर एपिफाइट्स, एपिफाइट्स जो हैं, जो सारे होते होते पेड़ के ऊपर चले जाते हैं, ताकि सूरज की जो रोशनी है जो नीचे नहीं पहुंच पाती है वो उनको ऊपर की तरफ ही मिल जाए। उसके बाद यहाँ पर जो पेड़ मिलेंगे उसमें बटरस रूट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। बटरस रूट्स क्यों मिलते हैं? क्योंकि मिट्टी उपजाऊ नहीं है, इसलिए वो साइड वाले हिस्से से अपने न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी ले रहे होते हैं। जो सहारे ऊपर जाते हैं उनको हम लोगों ने नाम दे दिया था एपिफाइट्स। एपिफाइट्स में ऑर्किड हो गया, पेपर हो गया, लियानाज हो गया। फ्लावर जो होते हैं वो ट्रंक से यहाँ पर आएंगे, ना कि ब्रांचेस से। बाकी जगह ब्रांच से आते हैं, यहाँ ट्रंक से आते हैं, ये थोड़ा समझना है। फूल की बात की तो एवरग्रीन के फूल जो होंगे वो सर सुंदर होते हैं, बट इतने नहीं होते हैं जितने डिजर्ट्स के होते हैं, क्योंकि डिजर्ट्स के फूलों को भी पॉलिनेशन चाहिए होती है। पॉलिनेशन के लिए उनको कीटों को, मतलब इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ही फूल काफी सुंदर होते हैं, लाइक गुलाब। ठीक है, सुंदर होंगे, दिन में इंसेक्ट नहीं आएंगे, तो इसका मतलब है कि रात को फूल खिलेगा और रात को फूल अट्रैक्ट करेगा, कीड़े आएंगे, क्रॉस पॉलिनेशन होगी, मतलब भंवरा इस फूल पे बैठेगा फिर उस फूल पे बैठेगा। समझिए इस बात को। ठीक है, उसके बाद एनिमल्स वो हमने देख लिया था, और प्लांट कौन कौन से हैं। और उसके बाद शिनकोना जो है वो बार्क से क्विनाइन मिलता है, जो कि एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी रखता है। यहाँ तक की कहानी आज की मेरी हो गई है, लेकिन इसमें रहता है कि यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं। मतलब बेसिकली ह्यूमन लाइफ हमने पढ़ी नहीं है, वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछिएगा। टेलीग्राम चैनल दे दिया है, ये जो आपको स्लाइड मैंने आज बनाई है वो आपको वहां पर मिल जाएगी। चलो तो खत्म करें, किसी का डाउट हो तो फटाफट पूछो। चलो, थैंक यू सो मच डियर गोल्डी, ऑलवेज वेलकम डियर रवि। महेश यादव, इसके MCQ कहाँ से मिलेंगे? मैं देखता हूँ, मुझे कुछ मिल पाता है तो। पॉलिनेशन डियर जी, एक फूल से जो पराग लिया जाता है ना, जब तक पहले गोल्डी जी आपका नया आ गया है एनवायरनमेंट, तो पहले एनवायरनमेंट खत्म करेंगे, फिर जाकर के पॉलिटिक्स क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमारी एनवायरनमेंट ही चलेगी, क्योंकि नया है तो बहुत हद तक चांस है कि एग्जामिनर यहाँ से सवाल पूछेगा। पॉलिनेशंस में क्या होता है डियर जी, जो फूल खिलता है, फूल के अंदर से पराग लेकर के एक से दूसरे में दिया जाता है, तो जो शहद बनता है वो इसी पॉलिनेशन से ही बनता है। फूलों के अंदर वो पॉलिनेशन प्रक्रिया ना हो तो ये समझ लीजिए कि वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है,
नहीं, मैं नहीं कराऊंगा डियर महेश यादव जी। एमसीक्यू के लिए अपने पास स्पेस नहीं होगा। अगर एमसीक्यू अगर भविष्य में होते हैं तो बकायदा वो फ्री में नहीं होंगे, वो पेड बैचेस होंगे, तो पेड बैचेस में ही एमसीक्यू होंगे, वो देख लेंगे लास्ट में। फिलहाल एनवायरनमेंट हम खत्म करते हैं, बाद में इसकी कहानी